उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? दोस्तों, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम्स, ओवैसी और कुछ नीले गुब्बारे, इन्होंने भारत का माहौल पूरी तरह से खराब कर रखा है। कुछ सपोर्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ, उत्पात बराबर मचाते हैं। फिर चाहे बेसिर पर के बयान देना हो या हो हल्ला मचाना हो, इनसे कोई जीत नहीं सकता। वैसे क्या आप जानते हैं कि रेलवे की जमीन हमें किसने दी है? नहीं। फिर तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि देश भर के मंदिर वक्फ बोर्ड के अब्बू जान ने दिए हैं। यानी आप बहुत सी बातों से अनजान हैं। कोई ना, हम आज आपको बता देते हैं उन बातों के बारे में जिसका कोई अता है ना पता। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्हें करने वाले आकाओं के अब्बूजान का पता नहीं है। लेकिन इन क्लिप को देखकर हंसना मना है। और हाँ, वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और खूब सारा शेयर भी कर दीजिए ताकि इन कबूतरों की हरकतों को पूरा भारत देख सके। नंबर 1, दोस्तों, सबसे पहले मुलाकात कीजिए इस कबूतर से जो बेफिजूल ही उड़े जा रहा है। शायद पड़ोसन की नाक का दिमाग पर गहरा असर हुआ है, पर कितना ये आप खुद सुने तो बेहतर होगा। भगवान जब सब चीज देख रहा है तो फिर मंदिर में सीसीटीवी कैमरा क्यों? जब भगवान में भरोसा रखो तो फिर दान पेटी में ताला क्यों? जब भगवान सब चीज सुन लेता है तो फिर मंदिर में लाउड स्पीकर क्यों? अब आप ही बताइए कि भगवान बड़ा या विज्ञान बड़ा? कहते हैं कि शक्ल अच्छी ना हो तो बातें कम से कम इंसान को अच्छी करनी चाहिए, वरना डूबी हुई लुटिया और गहराई में समा जाती है। पर इन परिंदों का क्या? अपने फूफा के डीजे पर सर झुकाते हैं और दूसरे के लाउड स्पीकर पर सवाल उठाते हैं। अरे बालक, मंदिर में अगर कैमरा नहीं लगाया गया होता तो तुम्हारे ही पूर्वज आकर लूट जाएंगे। नहीं मालूम तो इतिहास खंगालो, लुटेरों की पूरी गैंग भरी पड़ी है। सबूत चाहिए तो भिजवा दे एक आध हिस्ट्री की किताब। नंबर 2, अब आपको दिखाते हैं अनुराग भदौरिया की माइक भिगो भिगो कर हुई बेइज्जती। पर आप चिंता मत कीजिए, क्या है, इन्हें सबकी आदत जो है। चुप हो जाइए, मजाक बना दिया आप लोगों ने, पूरी मर्यादा खत्म कर दी है पब्लिक लाइफ की। उनको बोलिए, आपको भी बोलूं नहीं, आपकी तरफ देख के बोलो, हमारी तरफ देख के अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। बताइए, अपनी आवाज देखिए। आप तो सही में सर बहस करने लायक नहीं, आप इतना चिल्लाते हैं, आपको समझ नहीं आता। सड़क पे लोग कहते हैं, अरे वो जो अनुराग भदौरिया को आप बुलाती है, क्यों बुलाती हैं? मुझसे लोग पूछते हैं, क्योंकि आवाज तेज है। इट्स अ जेन्युइन कंसर्न। अरे प्लीज पब्लिक डिस्कोर्स को ऐसा मत बनाइए कि सड़क पे लोग बोले कि आप लोग चीखने वाले लोग हैं। अरे इतना कितना चिल्ला रहे हो भदौरिया साहब? अब चिल्लाते चिल्लाते ऊट पटांग ही चिल्लाते हैं। पर कुछ भी कहो दोस्त, इस ऊट पटांग गला फाड़ने के चलते आज भदौरिया साहब की फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। कायदे में तो इस मच्छर को टीवी पर बुलाना ही नहीं चाहिए, पर क्या करें, टीआरपी के लिए करना पड़ता है। नंबर 3, भैया, यूपी में योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ मतलब अवैध कब्जा जमाने वालों की बैंड, आज नहीं तो कल पिछवाड़े पर तबला तो बजेगा ही बजेगा। फिर चाहे वो फिलिस्तीन लवर का वक्फ बोर्ड ही क्यों ना हो, विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत में मौजूद 21,000 में से 1,22,000 वक्फ बोर्ड की जमीनों के कागजात ही नहीं है। यकीन ना हो तो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? अरे फिलिस्तीन के प्रेमी, पहले तो गणित का गुणा भाग सीखो, फिर मैदान में कूदो। और जमीन एंटली पर कागज नहीं है, चा बड़ी बुरी बात है। ऐसे अवैध कब्जे खोरी बहुत बुरी बात है। पर चिंता नहीं, अब योगी बाबा है ना, अच्छे से सबक सिखाएंगे। कहा है कि आधा कागज दिखाने वालों का पिछवाड़ा भी लाल है, और तुम्हारा क्या होगा सोच लो। चौथा, ये लो, ये आ गए फिलिस्तीन लवर के फूफा। मतलब ओहदे में और उम्र में बड़े नहीं हैं, पर अकल में ये परिंदा कुछ ज्यादा ही मंदबुद्धि है। क्या करें, बाल जोड़ गए हैं। सुनिए जरा क्या क्या कह रहे हैं टकले चच्चा। जिस जगह में हम रह रहे हैं 20 साल से 30 साल से, वो जगह हमारी नहीं है? तुम्हारे पास कागज थे आप इसके है? जो जिस जगह में आदमी 50 साल से 60 साल से 100 साल से रह रहा है, उसके दादा वहाँ, दादा के दादा वहाँ, फिर चाचा वहाँ, उसके बाद में जो है का मतलब फिर उसे कह रहे हैं ये नाजायज है। तो कोई फर्क तो होगी ना? जो करो वो कोई फर्क तो होगी। होल्ड करो, हमारी भी तो सुनो। जो तुम करोगे वो जायज, और जो हम कर रहे हैं वो नाजायज। अरे बिच्छू, मतलब अगर मेरा मतलब तंबू गलती से लाल किले में गड़ जाता तो लाल किले को भी अपने अब्बू की जागीर बताते। शुक्र मनाओ टकलू चाचा, तुम्हारे दादा के दादा के दादा को जब आए थे तो कभी उठाकर नहीं फेंका, वरना तुम दुनिया में होते नहीं बे। 5वां, आज तक तो सुना था कि मुसलमानों को अवैध कब्जा करना ही आता है, पर पहली बार सुना है कि इन्हें दान करना भी आता है, वो भी इतना बड़ा दान। आज जरा सुनिए दिल मजबूत करके। एक बात बताऊं,
रेलवे को जमीन हमने दी है। आपने रेलवे को जमीन दी? रेलवे को आपने जमीन दी? गजब खत रही है भाई। ठीक है, जब पटरी की जरूरत पड़ रही थी बिछाने की तो जमीन दी थी रेलवे को। पटरी बिछाने के लिए जमीन आपने दी, कल कहेंगे कि रेलवे भी। पॉइंट सुन लो, ये पूरी जमीन ठीक है वक्फ की है। वाह कबूतर वाह, तुम तो संदेशा ले जाने वाले कबूतर पर भी भारी पड़े। मतलब वो सिर्फ चिट्ठी फेंकता था, तुम लपेट लपेट कर फेंक रहे हो। अच्छा, तभी हम सोचे कि ये बार बार पटरियों पे ईंट पत्थर क्यों रखते हैं, बार बार ट्रेन गिराने की कोशिश क्यों करते हैं। आज समझ में आया इन्हें कि अब्बू तो रेलवे को जमीन देकर गए थे, अब किराया नहीं मिल रहा है तो ट्रेन गिराकर काम चला रहे हैं। वैसे सब कुछ सुन लिया हो तो आपको बता दें कि अच्छे से और सुन लीजिए, जनरल नॉलेज बढ़ा लीजिए, कहीं सवाल गलत ना हो जाए। छठा, आज तक अवैध कब्जा सुना था, पर अवैध कब्जा इतने तगड़े लेवल पर भी कर सकते हैं, ये पहली बार देखा है। इस खबर को ध्यान से सुनिए। 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। आज हम आपको बताते हैं कैसे। 2019 में 2 अल्पसंख्यक आयोग की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली के कई मंदिर वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं। 2019 की इस रिपोर्ट को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया था और नाम दिया था द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली। इस रिपोर्ट के पेज 159 पर दावा है कि दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी स्थित जो सनातन धर्म मंदिर है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। ये हाल तब है जब मंदिर का निर्माण 14 दिसंबर 1961 में हुआ था और मंदिर का शिलान्यास खुद उस समय के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा अपने हाथों से किया। लो जी, रेलवे इनके अब्बू जान ने दिया, अब तो मंदिर भी इनके अब्बू जान ने नहीं दिए। लगता है जैसे संसद वाली जमीन भी इन्हीं के पप्पा जान ने दी है, बस ऊपर वाले का दावा ठोकना बाकी है, ना जाने कब ठोक दे। सही में बेशर्मी की भी हद होती है। खैर इतनी तो हद है ही नहीं, हर चीज अनलिमिटेड चाहिए, फिर चाहे बच्चे हो या जमीन, बीबी हो या समझदार, आप खुद समझ लीजिए। नंबर 7, वक्फ बोर्ड के इन कबूतरों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है और हमारी सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है। उदाहरण एक क्लिप। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। अब कानून तो आ गया, कोशिशें भी जारी हैं, लगाम भी लग जाएगी, लेकिन संसद में बैठे हर नायक की सोच तो इन पर लगाम लगाने वाली नहीं होगी ना। उन्हें भी तो राजनीति की रोटियां सेकनी है। मतलब बिल पास होगा नहीं होगा ये बड़ा विषय है, क्योंकि इनके सपोर्टर्स ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके माँ बाप नाराज हो जाएं, इसलिए इस बिल को ना पास करवाने के लिए लाख कोशिश करेंगे। खैर आपको क्या लगता है, बिल पास होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 8वां, दोस्तों आरक्षण और राजनेता ये दोनों चीजें ऐसी जुड़ी हैं जिसकी कभी कभी समझ नहीं आता कि आरक्षण का फायदा सताए हुए लोगों को मिलता है या फिर इस राजनेताओं को, जो जब मन करे अपना दलील दाल आरक्षण के तवे पर पकाने चले आते। अब चंदू बाबू और रावण को ही ले लीजिए। इनका कहना है कि अगर आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देखा तो स्पेशल मैसेज टू बीजेपी, तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा और कुछ तांडव वांडव जैसी बातें कर रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए जरा। बार बार कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आओ खत्म करो आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो इस देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को मेरी अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया या कोई षड्यंत्र किया वंचित वर्गों में बंटवारा करने का, तो इस षड्यंत्र का खामियाजा जो है भुगतने के लिए सरकार तैयार है। मेरा सरकार को चैलेंज है, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। सरकार इस बात को याद रखे। लो जी, ये जनाब तो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। समझ नहीं आता ये देश में पार्शियलिटी होती क्यों है। मतलब कोई चंदू बाबू से पूछे कि जब कांग्रेस के लीडर आरक्षण पर अमेरिका में चिल्ला रहे थे तब ये क्यों नहीं बोले। अरे हमने भी क्या पूछ लिया ना, माई बाप हैं, उनके सामने भला कैसे जुबान खुलेगी। कोई नहीं कोई, आप खूब बोलो। नंबर 9, यहाँ बिल से एक और शेर निकले हैं जिनकी बातें माउंट एवरेस्ट की तरह ऊंची ऊंची हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी बातों का टिला कभी कभी गिर जाता है, क्योंकि इनकी बातों में दम नहीं होता, बल्कि पिछली बार हुई पिटाई का गुस्सा वो लावा की तरफ आ रहे हैं। पहले आप इनके वार्तालाप सुनिए और इनसे परिचय हम बाद में करवाएंगे। यादव अपने कुल और वंश के ऊपर हमला करने वालों का चेहरा कभी भूलना मत, क्योंकि कृष्ण के वंशज हो और कृष्ण कभी भी हारता नहीं है, जीतता है, जीतना है। और ठाकुरों को और ठाकुर के सरकार को, योगी आदित्यनाथ को उसकी असली औकात जरूर दिखाना। ओहो,
खुली चुनौती बढ़िया है, पर बनारस वाले मिश्रा जी अभी कुछ समय पहले ही तारीख भूल गए का, जब अपने ही उल्टे सीधे बयानों और हरकतों के चलते बीच बाजार में लपेट दिए गए थे। याद आ रहा है, जब ऐसे वैसे कांड हो रखे हैं तो क्या अपना मुंह खोलकर बदबू रिलीज करते हो? कुछ अच्छा बोलो ताकि अच्छा हो। वैसे मिश्रा जी, हम आपको बता दें कि यूपी है, मतलब यहाँ ना कोई ब्राह्मण ठाकुर जाट वगैरह का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप अपनी नाक मत घुसाओ। नंबर 10, चलिए अब आपको राजनीति का माहौल दिखाते हैं। मतलब हाल ही में हुए चुनाव में मुस्लिम महिलाओं में किस नेता को चुनने की चुल थी, ये दिखाते हैं। तो सबसे पहले सुनिए इस पार्टी बदलू मोहतरमा से, जो कभी कांग्रेस तो कभी केजरीवाल की बात करती हैं। के हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इस बार? प्रधानमंत्री केजरीवाल होना चाहिए। उसने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, आदमियों के लिए शराब फ्री करी, सबको खुश रखा है केजरीवाल। एक बात बताइए, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी बेस्ट है, मैं राहुल गांधी को चुनूंगी। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। ना केजरीवाल ना मोदी, वही आएगी, सिर्फ कांग्रेस। लगता है दीदी फाइनल नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें जाना कहाँ है, या शायद लीकर के लिए केजरीवाल की तरफ जाना है, बफ के लिए कांग्रेस की तरफ। बड़ी ही लालची हो दीदी यार। अब जरा इन मोहतरमा को सुनिए और इनका हाल दिन जान लीजिए। आपके परिवार में क्या माहौल है, किस पार्टी का माहौल है? मोदी का ही है। मोदी का ही माहौल है इस टाइम तो मोदी मुझे सही लग रहा है, बेस्ट। मोदी बढ़िया लग रहा है। वाह दीदी, दिल पर पत्थर रख के ही सही, तलाक का डर खत्म करके ही सही। आखिरकार आंटी जी ने बोला हाँ हमें मोदी चाहिए, लेकिन पड़ोसन को ये भी रास नहीं आया। क्या होगा इस देश का? मोदी ने क्या खिला दिया तुझे? हाँ मोदी को दे रही है फालतू में। कह रहे कि मोदी बढ़िया है, देश में सबसे बढ़िया नहीं, कांग्रेस की सरकार बढ़िया है। कांग्रेस आ जाएगी सरकार तो हम सबका भला हो जाए। नंबर 11, वैसे इस मोहतरमा की तरह कोई और भी है जिसके दिमाग में लिख कर चढ़ी है, और मतलब समझ नहीं आ रही है भाई साहब, लिखकर बोले तो शराब से नहाते हैं या दिन भर उसी में पड़े रहते हैं, जो जुबान से कुछ बाहर ही नहीं आ रहा। जरा गौर से सुनिए। उसने कहा था ये राइट वाले भी गलत है, ये लेफ्ट वाले भी गलत है, मैं नई लकीर खींचूंगा। नहीं, नई लकीर हमें नहीं लेके गई थी जेल। देख रहे हैं आप, लिख करते करते आखिर जुबान से लिकर बाहर निकली। अरे भैया, इतनी पीते क्यों हो कि दिमाग सदमे से बाहर ही ना आए? थोड़ी कोशिश करो, फ्री में मिल रही है तो मतलब कितना पी लोगे यार। वैसे दोस्तों, ये जनाब समझे या ना समझे, आप समझ लीजिए कि लीकर पीकर इन साहब का दिमाग तो लीक हो चुका है, लेकिन आप अपने दिमाग को बचा सकते हैं। बस इस लीकर से दूर रहिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो बेझिझक लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इन कबूतरों की उड़न तश्तरी जैसी बातें और लोग भी देख सकें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।